न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर देवघर से है, जहां सदर अस्पताल में डॉक्टरों के साथ परिजनों ने मारपीट की है और इस मारपीट में कई सारे डॉक्टर घायल हो गए हैं। तो आपको बड़ी खबर देवघर से बता रहे हैं, सदर अस्पताल में जमकर बवाल हुआ है। परिजनों ने डॉक्टरों के साथ यहां मारपीट की है, जिसके बाद डॉक्टर काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए और डॉक्टरों ने ओपीडी सेवा को ठप कर दिया है। स्थानीय प्रशासन से डॉक्टर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि सदर अस्पताल में जमकर बवाल होने के बाद सभी डॉक्टर जो थे उन्होंने मिलकर एक बैठक की। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, पूरी घटनाक्रम की ये दो तस्वीरें, जिसमें पहली तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे सदर अस्पताल में बवाल होने के बाद डॉक्टरों ने यहां बैठक की। सभी डॉक्टरों ने मिलकर फैसला लिया कि इस पूरे मामले पर कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिस वक्त एक घटना घटी, डॉक्टरों के साथ यहां मारपीट की गई है। बताया ये जा रहा है कि परिजन डॉक्टर की सलाह नहीं मान रहे थे, मानने को तैयार नहीं थे, इसी वजह से मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। आखिर इसके पीछे की क्या और वजह रही, वो जानने की कोशिश करेंगे। बहुत शर्मनाक घटना है। हम लोग रात दिन लग करके मेहनत करके सब पेशेंट को सारा सुविधा देने का कोशिश करते हैं, लेकिन अगर इतनी अभद्रता पब्लिक में आ जाएगी तो हम लोग काम करने में असक्षम हैं। आज झांसा की तरफ से भी हम लोग मीटिंग बुलाए हैं। हमारे सारे डॉक्टर्स का यही निर्णय हो रहा है कि हम लोग तत्काल प्रभाव से स्ट्राइक पर जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि आईएमए भी मेरे साथ खड़ी है। मेरे से उसके बाद वो गाली गलौज करना स्टार्ट कर दी। ठीक कैसे है, ऑपरेशन के गिर के आया है, एक्सीडेंट करके आया है। मैंने बोला कोई बात नहीं, ऊपर का चोट है, घबराने की जरूरत नहीं। मैंने बोला मैडम थोड़ा शांति रखें, इलाज कर लें। इतने देर में उनके दो और लड़के थे साथ में, और जो पेशेंट था वो भी, तीनों और औरत ने मिल के मेरे पर हाथ उठाना स्टार्ट कर दिया, मेरे से मारपीट की। उतने देर में मेरे गार्ड थे और जो ड्रेसर था उसके साथ भी उन्होंने मारपीट किया। हम लोग बाहर निकले, उसके बाद पुलिस के साथ। और सहयोगी मनीष दुबे अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, सबसे पहले तो ये पूरी घटना बताइए कि आखिर परिजन किस वजह से नाराज थे जो इस मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया, और फिलहाल क्या अस्पताल में जो ओपीडी सेवा को ठप किया गया था उसको लेकर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए ये पहली दफा नहीं है देवघर सदर अस्पताल में जो इस तरह का हंगामा हुआ है। कई दफे ऐसा होता है कि परिजन आक्रोशित होते हैं और डॉक्टरों के साथ और वहां के ड्रेसरों के साथ मारपीट कर देते हैं, लेकिन इसमें बड़ा सवाल ये है कि वहां पर जो है सुरक्षा व्यवस्था की कोई इंतजामात नहीं किए जाते हैं इस तरह से कि डॉक्टरों को बचाया जाए। अभी जो ताजा मामला हुआ है इसमें परिजनों का कहना था कि उनके जो मरीज हैं ज्यादा घायल हैं, आप इनका ऑपरेशन कीजिए और अच्छे से देखिए, जबकि वहां के ड्रेसर और डॉक्टर बता रहे थे कि उनकी स्थिति बेहद एकदम सामान्य है, हल्की चोट, ऊपर चोट है, जिसे कि सिलाई करके ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी डॉक्टरों के बार बार बोलने के बावजूद भी परिजन नहीं मान रहे थे और उसके बाद हाथापाई पर यह बात उतर आई। उसके बाद डॉक्टरों के द्वारा आपातकालीन बैठक वहां पर बुलाई गई देवघर सदर अस्पताल में, और फिर आईएमए के द्वारा जो है ये आह्वान किया गया है। आज देवघर सदर अस्पताल में जो है ओपीडी सेवा बंद है। हालांकि ये सेवा अभी जो नोटिस लगा हुआ है उस नोटिस में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि आज से लेकर अगले आदेश तक ओपीडी सेवा बंद रहेगी। जब तक इस पर कार्रवाई ना हो जाए शायद तब तक ये बंद ही रहेगा। जी शिप्रा। तो फिलहाल मतलब ओपीडी सेवा जो है वो ठप कर दी गई, लेकिन इसके अलावा जो और मरीज वहां पहुंच रहे होंगे उनके इलाज को लेकर क्या कुछ अपडेट है मनीष? जी बिल्कुल, देखिए अब इमरजेंसी सेवा यहाँ पर अभी बहाल की गई है। इमरजेंसी सेवा में डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, लेकिन ओपीडी सेवा बंद नहीं है। और जो वार्ड में जो भर्ती हैं उनकी भी देखरेख की जा रही है अच्छे से। लेबर वार्ड में भी जो है जो गर्भवती महिला हैं उनके लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन ओपीडी सेवा आज से लेकर अगले आदेश तक बंद रखने की बात कही गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मनीष। और बढ़ते हैं आगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको पाकुड़ से बता दें। यहां पुलिस पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया है, जिसमें कई सारे पुलिसकर्मी जो हैं वो चोटिल हो गए हैं। तो बड़ी खबर आपको पाकुड़ से बता रहे हैं, यहां ग्रामीणों की तरफ से पुलिस की टीम पर पथराव किया गया, जिसमें कई सारे जवानों को चोट आई है। यहां पुलिस ने ग्रामीणों को काबू करने के लिए हवाई फायरिंग भी की।
चुनाव में जीत के दावे पर यहां बवाल मचा था, जिसमें ग्रामीणों की तरफ से पुलिस की गाड़ी पर नुकसान पहुंचाया गया है। पाकुड़ के कुल्हा पहाड़ी गांव की एक घटना बताई जा रही है। और अब बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी उदयपुर में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था, जिस चिंतन शिविर में बहुत सारी मुद्दों पर बातचीत हुई, चर्चाएं हुई। अब उस चिंतन शिविर के बाद से बिहार कांग्रेस में नई जान आ गई है और बिहार कांग्रेस भी अब एकला चलो की राह पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। और ऐसे में आरजेडी की छत्र छाया से निकलने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या आरजेडी का साथ छोड़ने के लिए तैयार है कांग्रेस? चिंतन शिविर में राहुल गांधी के बयान से कांग्रेस का मनोबल काफी ज्यादा बढ़ गया है और वो आगामी चुनाव को अपने दम पर लड़ने पर विचार कर रही है और आलाकमान को मनाने में जुटी हुई है। तो अब सवाल यही उठता है कि क्या कांग्रेस आरजेडी का साथ छोड़ देगी? दरअसल उदयपुर में चिंतन शिविर में राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, जिस बयान के बाद से ही कांग्रेस का मनोबल जो है वो बढ़ गया है। क्या था वो बयान? सबसे पहले हम आपको वो बताते हैं। देखिए, राहुल गांधी ने कहा कि अगर कोई दल बीजेपी को हरा सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। क्षेत्रीय पार्टियां बीजेपी को नहीं हरा सकती। क्षेत्रीय पार्टियों के पास ऐसी विचारधारा नहीं है कि वो बीजेपी को हरा सके। और इसी बयान के बाद कांग्रेस नेताओं का, खासतौर पर बिहार कांग्रेस में मनोबल कांग्रेस नेताओं का बढ़ा हुआ है और अब एकला चलो के राह पर कांग्रेस आगे बढ़ रही है। और हालांकि राहुल गांधी के बयान पर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा कि मैंने इस बयान को नहीं देखा है। पार्टी का इंडियन पॉलिटिक्स में कोई अस्तित्व नहीं है। तो देखिए, सीएम नीतीश कुमार ने इस बयान पर कुछ भी बोलने से इनकार किया है। कांग्रेस की आन पर अब पूरे बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी ने जो बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी क्षेत्रीय पार्टी जो है बीजेपी को नहीं हरा सकती। बीजेपी को अगर हराना है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही हरा सकती है, जिसके बाद से बिहार में भी इसको लेकर सियासत गर्म हो चुकी है, बयानबाजी शुरू हो चुकी है। हर दल के नेता अपनी ओर से इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और इसी मसले पर जब सीएम नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ भी बोलने से इनकार किया है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ये बयान नहीं देखा है। और अगली खबर लोहरदगा से है। लोहरदगा में मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई थी और आज मतगणना शुरू हो चुकी है और यहां पर शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना जारी है, जिसमें यहां सही तरीके से हर एक चीज़ों को देखा जा रहा है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और आज दोनों प्रखंडों के कुल 171 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। जिले में प्रथम चरण के पंचायत चुनाव का आज मतगणना है और अभी हम मतगणना केंद्र में हैं और जिले के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र किस्को प्रखंड और पेशरार प्रखंड के मतगणना प्रथम चरण में हुई और आज प्रथम चरण की मतगणना हो रही है, जिसके लिए 115 कर्मचारियों को लगाए गए हैं और 171 प्रत्याशियों की भाग्य का फैसला होगा। कुल 4 राउंड में मतगणना होगी, जिसके बाद प्रत्याशियों का रिजल्ट आएगा। फिलहाल मतगणना सुबह से ही चालू है, लगातार मतगणना हो रही है और इसके लिए जिले के आला अधिकारी, बड़े अधिकारी, उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक लगे हुए हैं मतगणना केंद्र में और विधि व्यवस्था के लिए लगातार सुरक्षा व्यवस्था
मुस्तैद की गई है। 18 के लिए आकाश साहू, लोहरदगा। और इधर गुमला में भी कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना हो रही है। सुबह 8 बजे से ही मतगणना केंद्र पर मतगणना शुरू हो गई थी और यहां पर भी जितने प्रत्याशी हैं वो केंद्र पर मौजूद हैं, अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। गुमला में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के 3 प्रखंडों में मतदान हुआ था, रायडी, सिसई व भरनो प्रखंड में। उसको लेकर के आज सुबह 8 बजे से लगातार जो मतगणना का कार्य है वो चल रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, सुबह से ही तो मतगणना का जो कार्य है वो चल रहा है और जितने भी प्रत्याशी हैं उनके समर्थकों की भीड़ लगी हुई है। सुबह से ही लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं। मेला जैसा मंजर लग रहा है मतगणना केंद्र में। अभी हम गुमला के केओ कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र में हैं और यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ है जो उमड़ी हुई है। प्रत्याशी के भाग का जो किस्मत है आज मतदाता करेंगे। सबसे खास बात यह होगी कि जो भी तत्कालीन जिला परिषद के अध्यक्ष किरण मालावाड़ा, उनकी भी किस्मत दांव पर है और आज देखना होगा कि क्या जनता है फिर से उन्हें विजय सिर की माला पहनाती है कि नहीं। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। और झारखंड में मनरेगा से माइनिंग तक फैले भ्रष्टाचार की जांच में अब ईडी को एक अहम लीड मिली है। अब ईडी आने वाले दिनों में एप्पल कंपनी से संपर्क साधेगी, उससे पूछताछ करेगी। अब इस पूरे मामले में एप्पल की एंट्री कैसे हो गई, एप्पल से क्या पूछा जाना है, इन सब को लेकर हमने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार किया है, आप खुद देखिए। मनरेगा से माइनिंग तक करप्शन की क्वीन पूजा सिंघल के करप्शन के चैप्टर्स अब बेपर्दा होते जा रहे हैं। ईडी ने उनसे कई सारे सवाल पूछे और उन जवाबों में कई कुछ खुलासे हुए हैं और इसमें अब नए नए कैरेक्टर्स की भी एंट्री हो गई है, जिसके बारे में हम लगातार आपको अपडेट भी बता रहे हैं। इसमें सराफ की बिल्डर्स, इसमें रूंगटा ब्रदर्स, रवि केजरीवाल, सीए सुमन और इसके अलावा पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा, ये तमाम लोग इसमें शामिल थे। इसके अलावा ये भी जानकारी मिल रही है, ऐसा माना जा रहा है कि कुछ राजनीतिक हस्तियां भी इसमें शामिल थी। ये पूरा नेटवर्क जो है वो एक तरीके से काम कर रहा था। जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक माना यह जा रहा है कि बिल्डर्स के थ्रू पैसे आते थे, सीए पूरे पैसे का हिसाब रखता था और ये जो पैसा था वो जितने भी राजनीतिक हस्तियां थी उनके बीच में बांटी जाती थी। मतलब ये पूरा नेटवर्क जो है वो चल रहा था। यहां तक ईडी की पूछताछ थी, यहां तक जो है अभी तक डेवलपमेंट इस पूरे मामले में हुआ, लेकिन इसमें ट्विस्ट नया ये सामने आ गया कि अब इसमें एप्पल की एंट्री हो चुकी है और ऐसा माना जा रहा है कि अब आने वाले दिनों में ईडी जो है एप्पल से पूछताछ करेगी। एप्पल वही जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, इसमें आपको मोबाइल फोन, इसके अलावा बहुत कुछ वो प्रोवाइड कराती है, लेकिन खास तौर पर एप्पल फोन का इसमें जिक्र जो है वो ज्यादा हो रहा है। अब क्यों उनसे पूछताछ की जाएगी, क्यों एप्पल से संपर्क साधा जाएगा ईडी के थ्रू, अब आपके मन में ये सवाल उठ रहे होंगे। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इस पूरे मामले में एप्पल की भूमिका जो है वो सामने आई है। अब इस पूरे मामले में एप्पल फोन की क्या भूमिका है आपको वो बताते हैं। और देखिए इसमें एप्पल फोन ही नहीं, हम आपको डेमो करके पूरा बताएंगे कि इसमें क्या कुछ था और क्यों एप्पल से पूछताछ जो है वो की जानी है। सबसे पहले आप इसमें देखिए एप्पल फोन में भी फेस टाइम ऐप जो है उसको लेकर के बात ज्यादा हो रही है। अभी आप सुन भी रहे होंगे, इस पूरे मामले में आपने फेस टाइम ऐप का नाम भी सुना होगा। अब ये ऐप है क्या और ये कैसे काम करता है, तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो ये फेस टाइम ऐप, जैसे आप यहाँ पे ये आइकन देख पा रहे होंगे, इसको मैं क्लिक करती हूँ, ये है फेस टाइम ऐप। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप वीडियो कॉल कर सकते हैं और वीडियो कॉल के थ्रू आप बातचीत कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है। वीडियो कॉल तो आप व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं, फेसबुक से भी कर सकते हैं, कई और ऐसे ऐप्स हैं जिससे आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, लेकिन इसमें खासियत है, इसमें बात अलग है, वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन कैसे इसको यूज करना है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हमने फेस टाइम ऐप जो है वो ओपन कर लिया। इसके अलावा यहाँ पर iCloud ID आपको डालना होगा, जिससे आप व्हाट्सएप पे फोन नंबर सेव करके रखते हैं और फिर डायरेक्ट जाकर के आप वहाँ पर चैट खोलते हैं और वहाँ से वीडियो कॉल करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर iCloud ID जो होगा उससे आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। पहले से मैंने इसको कॉपी कर रखा है, इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ये देखिए ये iCloud ID है और अब यहाँ से हम रिटर्न पे जाएंगे एंड देन यहाँ पे आपको ये आइकन मिलेगा फेस टाइम, यहाँ पे ग्रीन कलर का। अब आपको इस पे क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये कॉल लग गया। अभी जैसे कि हमने कॉल कर लिया, मेरे साथ रोशन सर हैं और उनसे मैं अभी बातचीत करूंगी इस पे। जी रोशन सर, कैसे हैं आप?
क्या हाल है? जी जी, मेरा तो बहुत बढ़िया है। आप बताइए, आपका कैसा हाल है? हाँ, मैं भी अच्छा हूँ। तो देखिए, अभी हमने ये कॉल जो है वो कर लिया, और अगर आप यहाँ से एंड भी कर देंगे इसको तो ये एंड हो गया, ठीक है। अब इसमें मसला क्या है? तो मसला ये है कि ये जो कॉल मैंने अभी किया, इस कॉल को कोई भी हैक नहीं कर सकता। ये कॉल बिल्कुल सिक्योरिटी में होता है और आप इस कॉल को कभी हैक नहीं कर सकते। किसी के पास इसका इंफॉर्मेशन जा ही नहीं सकता है। तो ऐसे में अब ईडी के सामने ये दिक्कत आ रही है कि अब इस दरमियान क्या बातचीत हुई होगी, कैसे बातचीत हुई होगी, इसको जानना है। क्योंकि इस पूरे नेटवर्क में ये फेस टाइम ऐप जो था वो सबसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पर ना ऑडियो कॉल पर बात हो रही थी, ना व्हाट्सएप पर बात हो रही थी, किसी भी थ्रू से कम्युनिकेशन नहीं किया जा रहा था। सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन का सिर्फ एक ही पॉइंट था, दैट इज फेस टाइम ऐप, जिसके थ्रू वो लोग बात कर रहे थे। और ये जो बातचीत हो रही थी उसमें क्या हो रहा था, यही जानकारी ईडी को चाहिए। अब ये जानकारी उन तक कैसे पहुंचेगी, तो इसको लेकर वो अब एप्पल से पूछताछ कर सकते हैं। और अगली खबर किशनगंज से है। किशनगंज में आंधी और पानी की वजह से एक पेड़ जो है वो गिर गया, जिस वजह से सड़क पर पूरी तरह से आवागमन ठप हो चुका है और यहां लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस पेड़ को रास्ते से हटा लिया जाए, ताकि यहां पर आवागमन शुरू हो सके। और जहानाबाद से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां एक मां ने अपने आरोपी बेटे को पुलिस के हिरासत में दे दिया है। बताया ये जा रहा है कि कई लोगों ने उनकी मां से शिकायत की थी कि उनका बेटा चोरी करता है, जिस वजह से मां गुस्सा गई और मां ने पुलिस से इसकी शिकायत की और पुलिस को बुलाकर अपने बेटे को गिरफ्तार करवा दिया है। मेरे घर में चावल गेहूं वहाँ सीढ़ी के नीचे रखे थे। खाने वाला है। तो लड़का, हम लोग सोए हुए थे, तो ड्राम जो ढक्कन खोला तो आवाज़ किया, तो मेरी बेटी दौड़ के गई वहाँ, तो पूछी उससे कि भैया क्या कर रहे हैं, तो बोला कि ऐसे ही थोड़ा सा चावल ले रहे हैं। इतने में हम दौड़ के गए तो देख रहे हैं कि बोरा बोरा चावल 4 बोरा दुकान में पहुँचा दिया है। तो फिर उसको पुलिस के हवाले, पुलिस को फ़ोन किया, उसकी मम्मी ही फ़ोन की, हम नहीं। उसकी मम्मी फ़ोन करके उसको बुलाई, पुलिस को बुलाई। और जमुई के नेशनल हाईवे 333 के दोनों ही किनारों पर बालू का फैला हुआ है, जिस वजह से यहाँ लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। जो लोग यहाँ से गुजरते हैं उन्हें इस बालू से काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और लापरवाही ऐसी बनी हुई है कि इसकी शिकायत करने के बाद भी कोई इसकी सुध नहीं ले रहा है और ये बालू किसी बड़े हादसे को आमंत्रित भी कर रहा है। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। जम्मू जिले में बालू खनन और बालू उठाव शुरू होने के बाद जो धर्मकांटा है वहां पर लापरवाही देख रही है। बालू के माप तौल के लिए धर्मकांटा लगाया गया है और जहां जहां धर्मकांटा है वहां पर यही हालात है। देख सकते हैं सड़क पर बालू फैला हुआ है। नेशनल हाईवे 333 है जो जमुई जिले से गुजरती है और जमुई से झाझा की ओर जा रही है और उस नेशनल हाईवे का ये जगह है रतनपुर का। और देख सकते हैं कि सड़क के दोनों तरफ किस तरह से बालू फैला हुआ है और ये बालू जो सड़क पर है वो हादसे को दावत दे रहा है। हालांकि हर दिन छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, बड़े घटना हो सकती है, लेकिन लापरवाही इस कदर है कि जिला प्रशासन इस बालू को न हटवा रहा है और यहीं जो धर्मकांटा संचालक है उनकी भी मनमानी है। और दिखाना चाहेंगे हम तस्वीर की, देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बालू रखा हुआ है और जो सड़क पर बालू इस तरह से फैला रहता है उसको लोग, स्थानीय लोग लेकर चले जाते हैं। प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती है या जो धर्मकांटा के संचालक होते हैं उनके तरफ से कार्रवाई नहीं होती है। और नेशनल हाईवे, जमुई जिले का जो नेशनल हाईवे उसका हालात है। कहाँ से बालू ले जा रहे हैं? रतनपुर से। रतनपुर मतलब सड़क पर है ये बालू? हाँ। खरीद के ले जा रहे हैं? खरीद के कहाँ ले जाएंगे? हाँ नहीं। तो कैसे ले जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं? गिरा रहा ले जा रहा है, बोला सफाई इसको कर दो रोड पे। एक तरफ से लापरवाही है कि सड़क हादसे हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कि ओवरलोडेड बालू जो धर्मकांटा के पास रखा गया है उससे ये बालू बिना पैसे लोग अपने घर ले जा रहे हैं। साफ तौर पर एक तरफ तो राजस्व का नुकसान हो ही रहा है, वहीं पर सड़क पर फैला बालू
लोगों को परेशान कर रही है, आने जाने वाले लोगों को परेशान कर, और यह हालात है जम्मू जिले से गुजरने वाली नेशनल हाईवे 333 की। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और अगली खबर सिवान से है, जहां कांग्रेस पार्टी कार्यालय में शराब की बोतलें मिली हैं। खाली पैकेट शराब का मिला है और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जो वीडियो हम आपको भी दिखा रहे हैं, आप इस वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर खाली शराब की पैकेट है जो अस्पताल रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में पाई गई है। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि ये कांग्रेस कार्यालय है। कांग्रेस नेताओं का यहाँ पोस्टर लगा हुआ है, कोई कार्यक्रम भी हो रहा है और ठीक इस भवन के कोने में शराब की एक दो नहीं बल्कि कई खाली पैकेट जो है वो फेंकी हुई हैं और ये शराब की खाली पैकेट शराबबंदी की पोल खोल रही है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।